नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में डिकोडिंग ट्रूथ विद हिमांशु। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे मीडिया में दो खबर को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है। एक तो जंतर मंतर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का और दूसरा है एफसीआरए का। कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जो है उसके पीछे जो बहुत सारे रीजंस है उसमें से एक रीज़न है एफसीआरए। ये बात भी सच है कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज एंड एनजीओज का आज के तारीख में गला भी सूख गया है एफसीआरए को लेके। तो दोस्तों, ये मामला पूरा है क्या, चलिए समझते हैं। The Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) is an Indian law administered by the Ministry of Home Affairs that regulates foreign donations to individual associations and NGOs to safeguard national security। दोस्तों, किसी भी टाइप का फॉरेन करेंसी जब इंडिया आता है तो उसके लिए जो लॉ जो है जो उसे रेगुलेट करती है वो है एफसीआरए। अब ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन टू एनजीओ डोनेशन भी हो सकता है, ये किसी भी टाइप का फॉरेन रेमिटेंस हो सकता है। अब दोस्तों, ये कुछ एफसीआरए का टाइमलाइन है। 1976 एफसीआरए एनेक्टेड टू रेगुलेट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ये तब आया था जब हमारे देश में इमरजेंसी चल रहा था 1976। उसके बाद कई सारे रिफॉर्म्स अलग अलग साल में आए हैं, तो ये उसका एक टाइमलाइन है। 2010 में आया था एफसीआरए इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर कंप्लायंस एंड 5 इयर्स रिन्यूअल। 2011 में रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग। 2020 में सिंगल एसबीआई अकाउंट, आधार रिक्वायरमेंट एंड टाइटर स्पेंडिंग रूल्स। 2022 में फैमिली रेमिटेंस एंड माइनर ऑफेंस सेटलमेंट। तो दोस्तों, ये फैमिली रेमिटेंस जो है, पहले जो नियम था उसके तहत कोई भी किसी का फैमिली मेंबर अगर फॉरेन में रहता है तो वो उसे एट ए टाइम 1 लाख रुपया भेज सकता है, जिसे गवर्नमेंट ने वो लिमिट को बढ़ा के अब कर दिया है 10 लाख रुपया। 2024-25 कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, 2026 प्रपोज, जिसको लेके अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। तो दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव्स है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये तो ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी, दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब ये टेररिस्ट अटैक्स होता है दोस्तों, हम एक तो ये चीज़ देखते हैं कि जिसमें हमारा मीडिया के थ्रू हम ये देखते हैं कि कहीं से कोई टेररिस्ट आए और फिर वो कभी सिविलियंस पे अटैक किए, कभी वो आर्म्ड फोर्सेस पे अटैक किए, एंड देन आर्म्ड फोर्स रिटेलिएट करता है, उन्हें मार देता है। तो ये एक स्टोरी है जो हम देखते हैं हमारे मीडिया के थ्रू। दोस्तों, आप अगर इसमें थोड़ा सा डीप टाइप करोगे ना, इसके नीचे एक और लेयर होता है जो होता है फाइनेंस का, जो होता है मनी ट्रेल का। अब आप जितने बड़े बड़े टेररिस्ट को देखोगे, दाऊद इब्राहिम हो गया, हाफिज सईद हो गया, मौलाना मसूद अजहर हो गया, तो दोस्तों इनका एक फंडिंग रहता है जिसमें अपॉइंटमेंट रहता है, ट्रेनिंग रहता है, उनको वेपन सप्लाई रहता है, डिप्लॉयमेंट रहता है, तरह तरह की चीज़ें रहती है। तो इसमें एक मनी ट्रेल रहता है जिसके थ्रू वो देश के अंदर पैसा भी भेजते हैं टू क्रिएट अनरेस्ट। और दोस्तों, एक होता है डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी। डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी दोस्तों ये होता है, ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, जिसे चाइना साउथ तिब्बत भी कहता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश में कोई भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट करता है तो ये चाइना को हजम नहीं होगा। गैलिथिया बे प्रोजेक्ट, जिसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी कहते हैं, हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि वो काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जगह है। वहाँ पे मैनग्रोव्स हैं, टर्टल्स हैं, तरह तरह के कोरल्स हैं, तो इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव जगह है। लेकिन दोस्तों, आप अगर इसे नेशनल सिक्योरिटी के लेंस से आप अगर देखोगे तो निकोबार बे प्रोजेक्ट से आप अगर देखोगे, गैलिथिया बे प्रोजेक्ट से आप अगर देखोगे तो सीधा आता है स्ट्रेट ऑफ मलाका। अब वहां पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डेवलपमेंट करता है तो दोस्तों चाइना को यह बात कभी हजम नहीं होगा और वो चाहेगा कुछ ना कुछ करके। अब वो इंडिया का जमीन है, डायरेक्टली तो चाइना कुछ अपोज कर नहीं सकता है, तो वो ऐसा कुछ ना कुछ करेगा जिसके वजह से हमारे देश में अनरेस्ट हो। अब दोस्तों, ये कुछ अर्लियर प्रोविजंस है, ये करंट प्रोविजंस है। एडमिन एक्सपेंसेस पहले 50% था, गवर्नमेंट ने उसे चेंज करके 20% कर दिया। एडमिन एक्सपेंसेस इसमें तरह तरह के चीज़ें जैसे कि रेंट आ जाता है, बिजली का बिल, पानी का बिल और सैलरीज। तो पहले कैसा होता था ना कि जितना भी अमाउंट आपको मिलता था फॉरेन रेमिटेंस, उसका आप 50% इन टर्म्स ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस कर सकते थे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बट गवर्नमेंट ने उसे काट के 20% कर दिया टू ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी।
ट्रांसफर टू एफसीआरएज एनजीओज अलाउड, ट्रांसफर प्रोहिबिटेड। पहले कैसा होता था ना, अगर किसी एक पर्टिकुलर एनजीओ को पैसा मिलता था तो वो उससे दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर कर सकता था या फिर किसी इंडिविजुअल को ट्रांसफर कर सकता था। गवर्नमेंट ने वो मना कर दिया क्योंकि उससे फिर कैसा होता था ना, ट्रैकिंग इम्पॉसिबल हो जाता था। एनी शेड्यूल्ड बैंक, एसबीआई, एनडीएमबी मैंडेटरी। अभी जो न्यू दिल्ली मेन ब्रांच जो है एसबीआई का, आपका एनजीओ देश में कहीं पे भी हो सकता है, बट आप जब फॉरेन से पैसा रिसीव कर रहे हो तो पैसा सिर्फ एक ही बैंक में आएगा। पहले वो कोई भी बैंक में भेज सकते थे। आधार नॉट मैंडेटरी, आधार एंड पासपोर्ट मैंडेटरी। अब दोस्तों ये एफसीआरए फैक्ट से मैं सारा नहीं बताऊंगा, आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा। द प्रपोज्ड एसेट्स फ्रेमवर्क अप्लाइज ओनली आफ्टर एन एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लॉफुली सीजेस। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले स्लाइड्स में, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूं। एफसीआरए पर्पस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सोवरेनिटी, एनेबलिंग जेन्युइन वर्क, पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो एफसीआरए का पर्पस है, इसे बनाने के पीछे का मकसद क्या है। सेक्टर्स वेयर एफसीआरए फंड्स कैन बी यूज, तो बेसिकली ये 9 सेक्टर्स है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट, कल्चर एंड हेरिटेज, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, फेथ बेस्ड वेलफेयर, साइंटिफिक रिसर्च। तो ये बेसिकली 9 एरियाज है जहां पे एफसीआरए का पैसा कोई भी एनजीओ यूज कर सकता है। दोस्तों ये एक बेसिकली एक एफसीआरए का टाइमलाइन है, ये भी काफी लंबा है बट मैं उसमें से आपको इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं। ऑन मार्च 25, 2026 द फॉरेन contribution regulation bill 2026 was introduced in parliament. The bill proposes allowing the government to take over assets created with foreign funds if an entity's license is cancelled, expired or suspended. तो दोस्तों पहले कैसा होता था ना, अगर कोई भी एनजीओ का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता था, लेकिन लाइसेंस एक्सपायर होने के बावजूद भी जो पहले जब उसका लाइसेंस वैलिड था और जो पैसा उसे फॉरेन से मिला था उसके तहत वो जो भी एसेट्स यहाँ पे बनाता है, कोई ऑफिस बनाता है, कोई प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप बनाता है, तो ऐसे जो भी और कोई किसी भी टाइप का प्रॉपर्टीज जो भी वो बनाता था, गवर्नमेंट उसे सीज नहीं कर सकती थी। दोस्तों इस बात को लेके अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है क्योंकि अभी जो रेगुलेशन आया हुआ है उसके तहत गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी सीज कर सकती है जब एक एनजीओ का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है या फिर सस्पेंड हो जाता है। अब गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी अटैच करेगी उसे गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस यूज कर सकती है या फिर गवर्नमेंट उसे सेल आउट कर सकती है। गवर्नमेंट अगर उसे सेल आउट करेगी तो उससे जो पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा हो जाएगा। In October 2022, Ministry of Home Affairs cancelled the FCRA license of Congress-affiliated Rajiv Gandhi Foundation and Rajiv Gandhi Charitable Trust. The ruling BJP accused the RGF of accepting donations from China between 2005 and 2009. ये एक अक्टूबर 11, 2023 का है। न्यूज़ पोर्टल न्यूज़ क्लिक एक्यूजिंग द न्यूज़ पोर्टल ऑफ रनिंग चाइनीज़ प्रोपेगेंडा। दोस्तों ये सोनम वांगचुक है, अभी तो हर किसी को पता है। ऑन सितंबर 25, 2025 FCRA लाइसेंस ऑफ सोनम वांगचुक्स एनजीओ स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ये भी कैंसिल हुआ था। दोस्तों ये और कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, लॉयर्स कलेक्टिव, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च, ये लिस्ट और भी लंबा है। ये कुछ कुछ एनजीओज हैं जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिनका लाइसेंस कैंसिल किया हुआ है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। दोस्तों ये इस बार का जो रेगुलेशन जिसमें चेंजेस आए हुए हैं, जिसको लेके इतना ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स है। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, बेटर ट्रैकिंग ऑफ फंड्स, स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क, प्रोटेक्ट्स नेशनल इंटरेस्ट, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। स्ट्रॉन्गर अकाउंटेबिलिटी, प्रिवेंट्स मिसयूज, बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट, सपोर्ट जेन्युइन वर्क। दोस्तों आप अगर ये देख सकते हो, लगभग जो
एफसीआरए के थ्रू जो हर साल इंडिया में पैसा आता है 22,000 करोड़, मतलब तकरीबन 2.2 2.3 मोटा मोटा बिलियन यूएस डॉलर, तो ये एक मोटा पैसा है। एंड 16,000 एसोसिएटेड रजिस्टर्ड, ये जो नंबर ऑफ एनजीओज हैं। दोस्तों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एफसीआरए का जो कानून है वो इंडिया में आ रहा है, बट दोस्तों इसके वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। यूएस पर्सपेक्टिव एंड कंसर्न्स, impact on civil societies and NGOs, stricter regulation, choke funding for humanitarian, human rights and environmental groups, threat to operational freedom, restrictions on religious freedom, इसमें excludes pro-Stalinization activities। दोस्तों pro-Stalinization वो होता है जिसको हम लोग धर्म परिवर्तन बोलते हैं हिंदी में, जहाँ पे पैसा दे के ब्रेन वॉश करके तरह तरह के चीज़ों को अपना के लोगों का रिलीजियन चेंज किया जाता है। एसेट सीजर रिस्क, ये तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बोल ही दिया है, गवर्नमेंट अथॉरिटी टू प्रोविजनली सीज एसेट्स ऑफ एनजीओ इफ देयर लाइसेंस इज कैंसल्ड। ऑपरेशनल बर्डन, increased compliance, mandatory SBI main branch registrations and audits of foreign funds creates heavy administrative barriers। अब दोस्तों मेरा इसमें एक कंसर्न जो ये है, जिसके वजह से बहुत सारे एनजीओज जो है वो ये बिल को अपोज कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि अगर आपका सोर्स जो है वो क्लियर है, आपको जो पैसा मिल रहा है वो क्लियर है, और आप उसे कहाँ खर्च कर रहे हो वो भी अगर क्लियर है, तो इसके बाद अगर गवर्नमेंट कोई भी चीज़ का अकाउंटेबिलिटी मांगती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। आप दिखा दीजिए कितना पैसा आपको मिला और आपने कहाँ कहाँ खर्च किया, बात खत्म। सरकार तो ये नहीं बोल रही है कि हम आपका फंड रोक देंगे या हम आपको यूज़ करने नहीं देंगे, ऐसा तो सरकार ने कहीं नहीं कहा है। सरकार सिर्फ मांग रही है कि आपको जो पैसा मिल रहा है आप उसे कहाँ खर्च कर रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो, आप हमें ये हिसाब दे दो। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसको कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और एनजीओ इसमें क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कि उनको प्रॉब्लम क्या है हिसाब देने में। जब आपका टाइम रहता है आप तब गवर्नमेंट से हिसाब मांगते हो, और जब गवर्नमेंट आपसे हिसाब मांग रही है तो आप हिसाब देने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा तो नहीं चलता है, ये तो कोई वन वे ट्रैफिक तो है नहीं कि हाँ आप चले गए और वापस नहीं आना है। आप सरकार को अकाउंटेबिलिटी मांगते हो तो सरकार भी आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगती है। और दोस्तों इंडियाज डिफेंस एंड रैशनल प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ensuring transparency and accountability, regulating influence। तो दोस्तों ये मोटा मोटा है, ये रीजंस है जिसके वजह से कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज एफसीआरए को अपोज कर रही है, कई सारे एनजीओज एफसीआरए को अपोज कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में इतना ही था। कैसा लगा आप लोगों को आज का प्रेजेंटेशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका क्या ओपिनियन है एफसीआरए को लेके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।